हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द रीसेंट टॉपिक विच इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट अबाउट द पेटीएम। तो इज इट द एंड ऑफ द पेटीएम? क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? हम अपने यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए और देखिए क्या रीजंस हैं इसके, जो पेटीएम के न्यूज़ के बारे में, और क्या इतना डाउनफॉल पेटीएम में क्यों आया, क्या मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके पीछे मेन रीजन, मेन न्यूज़ क्या थी। तो हम सब उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस पेटीएम। तो आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें और देखें पेटीएम के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पेटीएम में, जो पेटीएम का अबाउट पेटीएम के बारे में जो न्यूज़ आई है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। सबसे मेजर इम्पैक्ट जो इसका पड़ा दैट इज ऑन द स्टॉक प्राइस ऑफ पेटीएम, शेयर प्राइस जो इसका है मार्केट में उसके ऊपर। अगर मैं बात करूँ 31 जनवरी 2024 से इसका शेयर प्राइस क्या था, इसके शेयर का प्राइस, और 7 फरवरी को क्या है इसके शेयर का प्राइस, तो बिल्कुल ही कंपैरिजन एकदम क्लियर हो जाता है कि 31 जनवरी 2024 को इसके शेयर का प्राइस था 761.1, और 7 फरवरी 2024 को इसके शेयर का प्राइस आ गया 489.9 पर शेयर। तो देखिए इसमें कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ओनली 7 डेज। 7 दिनों में 761 से शेयर 499 रुपये पे आ गया। तो तकरीबन तकरीबन 273 रुपीज 72 रुपीज का डाउनफॉल आ गया इस शेयर में, इसके शेयर के प्राइस में। तो क्या रीजन रहा इसका, इस शेयर की प्राइस में डाउन आने में क्या रीजन रहा इसका मेन, क्यों इतना शेयर डाउनफॉल इसके शेयर में डाउन आ गया। तो यही सब हम ये पेटीएम की जो न्यूज आई उसी करके ये सारा शेयर इसका अ, इतना डाउन आया, और इस डाउन आने करके मार्केट में बिल्कुल इतना शेयर डाउन होने करके हड़कंप मचा, और उसके उससे क्या टोटल लॉस हुआ टू द शेयर होल्डर्स। वो देखते हैं अगर हम उसको, इस इतने डाउनफॉल से 20,500 करोड़ रुपए का लॉस जो न्यूज में भी आया था कि विद इन 3 डेज पेटीएम का शेयर डाउन 42% डाउन आ गया और उसके इन्वेस्टर्स के 20,500 करोड़ रुपए डूब गए। तो इतना मेजर डाउनफॉल होने का रीजन, इतना क्रैश होने का और इतना लॉस होने का क्या रीजन था इसका पेटीएम का, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है पेटीएम, इतने सालों से हम सबको सर्व कर रही है। हम कहीं भी जाते हैं पेटीएम से फटाक से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से, पेटीएम से, हर जगह पेटीएम एक्सेप्टेड है। जैसे नीचे पिक में भी लिखा है पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, हर जगह ये हम देखते हैं, ये वाला क्यूआर कोड लगा होता है। कोई भी चीज़ परचेज करो आप इससे पेमेंट कर दो, पेटीएम के थ्रू पेमेंट हो जाती है। छोटी से छोटी शॉप से लेकर बड़ी से बड़ी, हमें हर जगह ये पेटीएम का लोगो क्यूआर कोड मिल जाता है। तो क्या रीजन था पेटीएम में इतना डाउनफॉल डाउनफॉल आने का, देखते हैं इसमें क्या क्या था। सबसे पहले अगर हम आगे चले उससे पहले पेटीएम की थोड़ी डिटेल हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, पता कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले पेटीएम का मीनिंग, पेटीएम की फुल फॉर्म पेटीएम स्टैंड्स फॉर पे थ्रू मोबाइल। तो ये पे थ्रू मोबाइल के इनिशियल उठा के पे टी एम बना दिया उन्होंने, पेटीएम इसका मीनिंग रखती, पेटीएम शॉर्ट फॉर्म बना दिया, पेटीएम का मीनिंग पे थ्रू मोबाइल। इट वाज फाउंडेड इन 2010, 2010 में इसकी स्थापना हुई, और इसके संस्थापक थे विजय शंकर शर्मा जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की 2010 में। तो 2010 से लेकर 2024 तक ये हमको बड़ा अच्छे से सर्व कर रहा है पेटीएम। और पेटीएम जो है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल, यस इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करती है, दैट स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमें इस कंपनी का प्रोफाइल है, डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, इंडिया में नोएडा बेस्ड कंपनी। तो ये तो बेसिक्स कुछ इसका मीनिंग और कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में कि पेटीएम किसने फाउंड किया, कब, क्या मीनिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाकी अब हम चलते हैं फर्दर कि ये शुरुआत कैसे हुई, जो इसका डाउनफॉल आया 31 जनवरी को, क्या ऐसी खास बात हो गई। 31 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के ऊपर, पेटीएम का पेमेंट बैंक है उसके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया, क्या रीजन थे उसको, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी नॉन कंप्लायंस कह सकते हैं वो पता लगी, जो पेटीएम नॉन कंप्लायंस कर रहा था, मीनिंग देर बाय वो कंप्लायंस नहीं कर रहा था, जो आरबीआई रूल बना रहे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, या ये कहिए नॉन कंप्लायंस करने की वजह से ये एक्शन लिया गया। देखते हैं क्या क्या नॉन कंप्लायंस उन्होंने करी थी पेटीएम ने। तो पेटीएम के पास लैक्स ऑफ नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स थे।
उसके बाद करोड़ों अकाउंट्स हैं कि पेटीएम के पास, उनमें से काफी ज्यादा अकाउंट्स में केवाईसी कंप्लायंट नहीं थी। तो केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो अगर हम बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं, वहां भी हमसे बैंक कहता है कि आप अपने केवाईसी ले आओ, मीनिंग देर बाय आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये केवाईसी कंप्लायंस पेटीएम के ऊपर भी थी, बट पेटीएम के लाखों अकाउंट्स वो केवाईसी कंप्लायंट नहीं थे। इट वाज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट नोटिफिकेशन ऑफ बिहाइंड दैट डाउनफॉल ऑफ पेटीएम। देन सेकंड, यूजिंग सिर्फ एक ही पैन कई अकाउंट्स में यूज हो रहा था, सिर्फ एक पैन कई अकाउंट में यूज हो रहा है, तो इट वाज आल्सो नॉन कंप्लायंस बाय पेटीएम। देन केवाईसी की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में कि नॉन कंप्लायंट या नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट थे उसके बाद लाखों, तो वही कि केवाईसी की प्रैक्टिस ही उसकी रेगुलर थी पेटीएम की। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द आरबीआई, राइट। देन केवाईसी गाइडलाइंस को कंप्लाई करने में पेटीएम बिल्कुल ही फेल हो रहा था। देन जो नए अकाउंट्स बन रहे थे उनको सस्पेंड करना चाहिए था, जिसमें नॉन कंप्लायंस थी, वो उसको भी सस्पेंड नहीं कर पा रहा था पेटीएम, या पेटीएम का सिस्टम कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, तो वो सारा सस्पेंशन नहीं कर पा था नए अकाउंट का। और जो कंप्लायंस हो भी रही थी वो इनकम्प्लीट थी या फॉल्स कंप्लायंस थी, झूठी कंप्लायंसेस थी। तो ये भी एक रीजन रहा इस सब चीज के बारे में। देन आरबीआई हैज आल्सो रेज्ड few concerns about money laundering and non-genuine transaction, meaning the questionable transaction between Paytm and its banking arm। तो ये आरबीआई को भी लगा कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन हो रही है, या ये कह सकते हैं क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन हो रही है पेटीएम और इसकी बैंकिंग आर्म में। दैट्स वाई ये जो आजकल हम सुन रहे हैं वो इन सब रीजंस करके वो मार्केट में ये सारी न्यूज आई और आरबीआई ने कुछ एक्शन लिए। तो ये तो कुछ डिसीजन हो गए जो हमने, सॉरी डिसीजन नहीं, कुछ रीजन हो गए जो इस नोटिफिकेशन या इस सर्कुलर के पीछे हम कह सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो थे रीजन, अब हुआ क्या इन सब रीजंस करके। जो पेटीएम का पेमेंट बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, अंडर सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अंदर एक्शन लिया गया अगेंस्ट पेटीएम, राइट। तो पेटीएम का बैंक था पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो उसमें उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको इमीडिएट इफेक्ट से ये कह दिया कि आपने भैया नए कस्टमर तो लेने ही नहीं है, विद इमीडिएट इफेक्ट। और आरबीआई ने उसको डायरेक्शन दे दी कि आपने ये नहीं करना, राइट। रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन रीजन की वजह से पेटीएम को ये डायरेक्शंस दी गई। और कुछ जैसे हमने पहले कहा कि नॉन कंप्लायंस कर रहा था पेटीएम, किस तरह की नॉन कंप्लायंस वो हमने डिस्कस कर ली। उन्हीं कंटिन्यूसली नॉन कंप्लायंसेस और कंटिन्यूसली नॉन फॉलोइंग ऑफ दोस और द कंप्लायंसेस एज इंस्ट्रक्टेड बाय द आरबीआई, आरबीआई को ये डिसीजन लेना पड़ा, और कि आरबीआई को डिसीजन लेना पड़ा कि पेटीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, राइट। देन जो आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने उसको डायरेक्शन दी कि आप, पहली उन्होंने क्या डायरेक्शन दी आरबीआई ने पेटीएम को, कि भैया पेटीएम आप अब कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप आपको अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी कस्टमर के अकाउंट में, चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वॉलेट है, चाहे फास्टैग है, चाहे एमसीएमसी कार्ड है, एक्सेट्रा, आफ्टर 29 Feb 2024। जैसे अब हम फेब में बैठे हैं, 31 जनवरी की ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है। तो आरबीआई ने कहा है 31 जनवरी के नोटिफिकेशन में कि भैया आपने 29 फरवरी के बाद ये काम तो बिल्कुल ही नहीं करने। यस, आप इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड के बारे में काम कर सकते हो, इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड से रिलेटेड। अगर आपने किसी का कैशबैक देना, यस यू कैन। इफ अगर आपने किसी का रिफंड देना, यस यू कैन। बट कोई डिपॉजिट, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई टॉपअप अलाउड नहीं होगा आपके इन अकाउंट में। ये तो थी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आरबीआई ने पेटीएम को दी। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट। जो पेटीएम के पास एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसमें जो बैलेंस पड़ा है उसकी यूटिलाइजेशन और विड्रॉल फ्रॉम लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, एनसीएमसी स्टैंड फॉर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये परमिट किए जाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट रिस्ट्रिक्शन समय की नहीं रहेगी, बट रिस्ट्रिक्शन बैलेंस की रहेगी कि जितना बैलेंस आपके अकाउंट्स में है तब तक आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो पेमेंट निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह, बट आप फर्दर बैलेंस और नहीं डिपॉजिट करवा सकते उन अकाउंट्स में। तो ये थी सेकंड इंस्ट्रक्शन। देन आरबीआई ने थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या दी कि कोई भी अदर बैंकिंग सर्विसेज
जो पहले होगी, उसके अलावा जो पहले हमने आरबीआई ने सेकंड में रेफर कर दी, उसके अलावा कोई भी दूसरी बैंकिंग सर्विस लाइक फंड ट्रांसफर, चाहे आप आईएमपीएस कह लो, चाहे एईपीएस कह लो, चाहे कुछ भी कह लो यूपीआई, वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और वो 29 फरवरी 2024 के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। ये थी उसकी आरबीआई की थर्ड इंस्ट्रक्शन। देन आरबीआई ने फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या दी? जब हम नॉर्मली पेमेंट करते हैं पेटीएम में, तो वहां पे एक लिख के आता है अकाउंट नंबर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, राइट? तो वो नोडल अकाउंट, जैसे उन्होंने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड या पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, उन्होंने कहा ये एट द अर्लीस्ट टर्मिनेट कर दीजिए आप, नॉट लेटर द 29 फेब, मीनिंग देर में 29 फरवरी 2024 के बाद तो ये अकाउंट टर्मिनेट हो ही जाएंगे। उससे पहले वो कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 29 फरवरी के बाद हो जाएंगे। देन फिफ्थ इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने क्या दी उनको, कि जो आपकी पाइपलाइन में ट्रांजेक्शन हैं, वो आप 29 फरवरी तक, अगर कोई आपकी ट्रांजेक्शन शुरू हो चुकी है, 29 फरवरी के बाद में शुरू करने ही नहीं। आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे दी लास्ट 29 फरवरी, बट अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन 29 फरवरी से पहले शुरू कर ली, तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद अगर वो पाइपलाइन में भी है तो वो अलाउ नहीं होगी। 29 फरवरी से पहले तो शुरू करनी करनी है, चाहे उसको एक दिन लगे, 2 दिन लगे, हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, पर 15 मार्च के बाद वो ट्रांजेक्शन आपको खत्म भी अलाउ नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद इनिशिएट अलाउ नहीं होगा, 15 मार्च के बाद कंक्लूजन उसका अलाउ नहीं होगा। तो ये थी फिफ्थ इंस्ट्रक्शन जो आरबीआई ने पेटीएम को दी। तो ये 5 इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने अपने 31 जनवरी की नोटिफिकेशन थ्रू पेटीएम को दी। तो इसमें उनको काफी ज्यादा काम उनके बंद कर, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये हुआ क्यों? जैसे हमने ये लिख रखा है स्लाइड में, कंप्लायंस वर्सेस नॉन कंप्लायंस। ये सारा कुछ जो आरबीआई ने डिसीजन लिया, इट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू नॉन कंप्लायंस बाय पेटीएम। तो अगर वो पेटीएम कंप्लायंस करता रहता, जो आरबीआई ने उसको रूल, उसके ऊपर रूल्स बना रखे थे, तो आज पेटीएम को ये दिन देखना ना पड़ता जो उसको इतना डाउनफॉल दिख रहा है। तो इट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस। तो अभी भी अगर किसी को लगता है कि कंप्लायंस कॉस्टली है, नॉर्मली हम मार्केट में सुनते हैं कि यार कंप्लायंस हमें कॉस्टली है, प्रोफेशनल के चार्जेस बढ़ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर अभी भी लगता है किसी को कंप्लायंस इज कॉस्टली, देन ट्राई नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस करा के पेटीएम ने देख ही लिया क्या उसका कितना डाउनफॉल आ गया, राइट? तो कंप्लायंस, इफ यू थिंक कंप्लायंस इज कॉस्टली, देन ट्राई नॉन कंप्लायंस, बट एडवाइजेबल नहीं है। आप हमेशा कंप्लाई कीजिए सारे के सारे। ये तो जो हमने इस शीट पे लिख रखा है, ये हमने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको लगता है तो ऐसा आप कर सकते हैं, बट नॉट एडवाइजेबल कि आप नॉन कंप्लायंस मत, कोई भी चीज में नॉन कंप्लायंस ना करिए, राइट? हमेशा कोई भी गवर्नमेंट रूल बनाती है उसको कंप्लाई कीजिए, उसका कंप्लायंस कीजिए, रूल फॉलो कीजिए। ऑल द रूल्स ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट आर डेफिनेटली इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? देन नॉन कंप्लायंस करके ये भी एक हमने ये देखिए नॉन कंप्लायंस जो हमने करी, तो इसमें पिक में सब कुछ क्लियर है कि नॉन कंप्लायंस करने की वजह से पेटीएम को क्या क्या सब बियर करना पड़ा। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। तो हमने अपने आज के इस वीडियो में अबाउट पेटीएम ईच एंड एवरीथिंग जो हमें लगा, वी ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पेटीएम, दैट न्यूज, दैट नोटिफिकेशन इशूड बाय आरबीआई एंड द रिजल्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अबाउट पेटीएम पसंद आया होगा। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स to like this video and subscribe my YouTube channel CA Hiteshwal on GST. Thank you very much for watching this video.